ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। और प्रकाश का पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन ऑन लाइट, ठीक है। ऑन नहीं, शायद हाँ ऑफ होगा, का है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बोल देता हूँ, उसी के हिसाब से यहाँ पर नीचे दिखा दी भी जाएगी वीडियो स्क्रीन पर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग डेफिनेशंस इसकी लिखना। सबसे पहले तो आप प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन लिखना, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ। तो चलिए लिखना कि प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना, उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन प्रकाश के अपवर्तन की। अब इसमें चित्र को समझते हैं हम लोग। दो चित्र आपको बनाता हूं मैं। देखिए यहां पर अगर ऊपर वायु हो और नीचे क्या हो, कांच हो, तो वायु वाले माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे? विरल माध्यम, विरल माध्यम। और इसे बोलेंगे हम लोग सघन माध्यम, राइट। और ऐसे डॉट 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 करके जाएगी। ये आपको डायग्राम याद करना है, ठीक है। कभी अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो ये बनाना पड़ेगा आपको। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब, राइट। अब देखिए यहां पर कोई प्रकाश की किरण है, यहां से आ रही है, मान के चलिए यहां से आ रही है प्रकाश की किरण। तो इस किरण का कोई नाम तो होगा, ठीक है। तो इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, ठीक है। जब यहां पर ये टकराती है इस बिंदु पर, यहां पर, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, राइट। अब जैसे ही टकराने के बाद ये ऐसी निकलती है, अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है, ठीक है। मान के चलिए ये जानी थी ऐसी सीधी सीधी, इस तरीके से निकलनी थी, लेकिन ये थोड़ी नीची टाइप में आ गई है, ऐसे में आ गई है। जा तो रही थी सीधी, लेकिन ये यहाँ से विचलित हो गई है, ठीक है। यहाँ से विचलित हो गई है। तो अब इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? इस वाली किरण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब लोग अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये अभिलंब है और ये किरण है, इन दोनों के बीच में कोई कोण तो बन ही रहा होगा, ठीक है, कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो उस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? आपतन कोण के नाम से, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो ये लंब है, अभिलंब, ठीक है, और ये कोण, ये किरण है। तो इसका भी कोई नाम होगा, ठीक है। इसका कोई नाम होगा, तो इसका क्या नाम होगा? अपवर्तन कोण।
जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण। अब देखिए, ये था मिरर हमारा जो लाइन खींची थी, तो M1 इसको मानेंगे बिंदु, M2 इसको मानेंगे, ठीक है। अभिलंब, अभिलंब यानी कि अभिलंब को बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। तो n इसकी उठा लेंगे तो N1 इसका हो जाएगा, N2 इसका हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये बिंदु आपतन बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग A से प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है, बिंदु A। और ये किरण आ रही है यहाँ से। अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि जब यहाँ पर वायु ऊपर थी और कांच नीचे था, अगर हम कांच ऊपर करेंगे वायु नीचे करेंगे तब भी हमारी कैसी होगी, विचलित हो जाएगी किरण। तो आप सबसे पहले अभिलंब बना लेना ऐसा, ठीक है। उसके बाद में कांच को ऊपर लिखेंगे हम लोग, कांच को ऊपर और वायु को नीचे, ठीक है। कांच कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम, तो लिख लेंगे हम लोग सघन माध्यम। और ऐसे क्या लिखेंगे हम लोग, विरल माध्यम। अब देखिए, प्रकाश की किरण है, इस तरीके से आई, यहाँ पे क्या है, आपतन बिंदु है, सेम वही रहेगा, ठीक है। जिस बिंदु पर टकराती है प्रकाश की किरण उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद टकराने के बाद अब ऐसी निकल गई, थोड़ा सही से नहीं बना, इस तरीके से निकल गई, ठीक है। और आनी थी इस तरीके से, थोड़ी इसी तरीके से समझ लो, ठीक है। आनी थी इस तरीके से, थोड़ा ऊपर को निकल गई, तो फिर भी यह क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, ठीक है। टकराने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण में चेंज हो जाएगा। और जो कोण बनेगा अभिलंब और किरण के साथ, वो क्या होगा, अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। उसके बाद में देखो, अब आप समझ ही गए होंगे कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है टकराने के बाद, ठीक है। द्वितीय माध्यम में, दूसरा माध्यम है ना, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, अलग अलग माध्यम है ना, ठीक है। और आपतन बिंदु आपको पता है जहां पर ये टकराती है, यानी कि ये एक पृथककारी पृष्ठ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ का मतलब समझिए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथककारी यानी कि इन दोनों को पृथक करे, अलग करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृथककारी पृष्ठ। और पृथककारी पृष्ठ पर जब ये जिस बिंदु पर मिलती है किरण, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, राइट। अब अभिलंब की बात कर लेते हैं। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये आपतन बिंदु है, इस पर क्या है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है, ठीक है, लंबवत। और आपतन कोण के बारे में आप जानते ही होंगे कि आपतन कोण कहाँ पे बनता है, यहाँ पर, और अपवर्तन कोण नीचे बनता है, ठीक है। अब देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको लिखवाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अपवर्तन के नियम आप हेडिंग डाल लेना, अपवर्तन के नियम। अब हेडिंग डाल लो आप लोग, अपवर्तन के नियम, लॉस ऑफ
रिफ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखो अपवर्तन के नियम दो होते हैं। सबसे पहला नियम देखो आप, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में होता है आपतित किरण जो आती है ना, जो सबसे पहले आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, और उसके बाद में क्या हो जाती है? ये अपवर्तित किरण हो जाती है। अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये कहां पर मिलती है? आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर मिलती है। तो आपतन बिंदु पर, और एक चीज और होती है अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों, तीन कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु को नहीं जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक ये किरण, एक ये किरण, और ये अभिलंब, तीन। तो डेफिनेशन इसकी कैसे हो जाएगी? प्रथम नियम की, आपतित किरण यानी कि अपवर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। सॉरी, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पर कैसे होते हैं? स्थित होते हैं। आपतित किरण हो गई आपकी, अपवर्तित किरण और अभिलंब। अब देखिए दूसरा नियम है आपका, दूसरा नियम आप लोग देख लेना। प्रथम नियम ऐसा ही लिखना है आपको, ठीक है। द्वितीय नियम आप लोग हेडिंग डालना। द्वितीय नियम में आप थोड़ा लिख लेना, मैं बोल देता हूं, ठीक है। तो द्वितीय नियम में आप लिखना, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, यानी कि ये दो माध्यम है, आपतन कोण कोष्टक के अंदर लिखना आई की जया, जया ऐसा लिखना है, ठीक है। जया, जया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जया के आगे लिखना आप लोग साइन, SIN, मैथ वाला, ठीक है, साइन। तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? R से। तो स्मॉल r भी बना लेना आप, ठीक है। स्मॉल r की जया, स्मॉल r की जया क्या हो जाएगी? ये भी साइन लिख लेना, ठीक है। SIN का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, का अनुपात नियतांक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और थोड़ा एक लाइन और लिख लेना इसके आगे, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल, स्नेल साहब ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, SNE, स्नेल्स लॉ। अब देखिए यहां पर इसमें क्या कहा गया है? नियतांक है, लेकिन किसके बराबर नियतांक है? इसमें कहा गया है कि आपतन कोण की जया, यानी कि आई, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन आई लिखेंगे, ठीक है। और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन
आर। तो ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग पुटअप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ, बारीकी से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल में लिखा क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। विरल माध्यम कौन सा होता है, वायु वाला, ठीक है। तो वायु से कांच में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं, ठीक है। आपतन कोण को हम लोगों ने क्या माना था, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण यानी कि आई और अपवर्तन कोण यानी कि आर। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो आपतन कोण, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को हम लोग आई बोलते हैं और अपवर्तन कोण को हम लोग आर बोलते हैं। और इन दोनों के मान जो दिए गए हैं, आपतन कोण का दिया गया है 45 डिग्री 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण का दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष, क्या बोला गया है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉरी, प्रथम माध्यम के सापेक्ष यानी कि प्रथम होगा 1, सापेक्ष का क्या बोलते हैं हम लोग, n बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लिखेंगे ऊपर 1n2, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, ये निकालना है हमें, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र हम लोगों ने जो निकाला था नियतांक, नियतांक को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। तो 1n2, यहाँ पर n की जगह पे हम लोग 1n2 लिख सकते हैं। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, 45 है, आर की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो साइन 30 है, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 45 का जो मान है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। जब चार ऐसे खंड हो जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर की संख्या का गुणा। तो बीच बीच का गुणा, बाहर बाहर की संख्या का गुणा, तो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 होगा, और √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 होगा, ठीक है। लेकिन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। जिसने भी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लिए एक बार, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। तो √2 नीचे आ जाएगा ये वाला, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक √2 बचा है हमारे पास, तो 1n2। अब √2 का जो मान होता है क्या होता है, 1.414, ठीक है। अगर √3 आता तो उसका मान क्या होता है, 1.732, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब आप लोग एक हेडिंग और डालना, अपवर्तनांक का, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप लोग हेडिंग डालते रहना। और फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो पक्का कर ही लो, ठीक है।
अच्छा नहीं लगता है हमको भी। तो देखो अब हेडिंग डाल लो आप लोग, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, तो देखो संबंध किस तरीके से होगा, तो थोड़ा बहुत आप लोग इसकी डेफिनेशन से लिख लो, मैं बोल देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए लिखिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख लेना। तो देखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पर अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे पहले देख लो, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर n से। ठीक है, कोई भी माध्यम का हो, माध्यम का अपवर्तनांक है ना। अब क्या कहा गया डेफिनेशन में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, इसके आगे और लिख लेंगे हम लोग बराबर करके, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, c से, स्मॉल c से। प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। अनुपात यानी कि बटे में आएगा नीचे, तभी मैंने लाइन खींच दी थी पहले से ही। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर आएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा था माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि भी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा भी जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है इसका, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। यदि वायु में प्रकाश की चाल, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर पर सेकंड आएगा। तो क्या लिखा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, या कह लें निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात यानी कि वैक्यूम, निर्वात को वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो निर्वात को वैक्यूम बोलते होंगे। ठीक है, और वायु तो एयर होती ही है। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया था, c से प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जल में प्रकाश की चाल। अभी आ गया जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। देखो प्रकाश की तो ये बता दी है, लेकिन अब उसके बाद में जल का बताया है, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में हम लोग क्या मानेंगे, कोई एक माध्यम ही तो है जल। ठीक है, तो इसमें मानेंगे हम लोग भी।
तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा क्या गया है, n का मान। ठीक है, n का मान पूछा गया है तो हम लोग n का सूत्र लगा देंगे यहाँ से। n बराबर c/v होता है। c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸। v का मान कितना है, 2.26 इंटू 10⁸। तो 10⁸ सबसे पहले कैंसिल होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 2.26। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति बने तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर नीचे कितने अंक के बाद दशमलव आया है, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव आया है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। नीचे दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव आया है। ठीक है, तो जब 2 अंक बाद से हम दशमलव ऐसे हटाएंगे तो पीछे क्या बढ़ जाएंगे, इसके 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, और 226 का भाग हम लोग दे लेंगे। 226 का भाग 300 में आप लोग दे लेंगे। और जैसे ही देंगे तो n बराबर आंसर जो आएगा आपका 1 एक बार जाएगा सबसे पहले, तो 1.33 के समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक कितना निकल के आएगा आपका, 1.33 के समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। तो इतना तो निपट गया आपका, थोड़ा बहुत और बचा है डेफिनेशंस के अलावा। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लास्ट। और जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। और अगला वीडियो थोड़ा और लंबा बनाया जाएगा इसका। ठीक है, जिससे कि थोड़ा जल्दी स्पीड से आपका वीडियो निपट जाए। और बारिंग छोटी पड़ रही है क्या? तो देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका और बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, दोनों वायु के सापेक्ष हैं। एक बार वायु के सापेक्ष जल को लिया गया है और एक बार वायु के सापेक्ष कांच को लिया गया है। ठीक है, सवाल की आप लोग भाषा को थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम लोग वायु के सापेक्ष कांच को। जल लिख लिया, कांच लिख लिया, बराबर हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब देखो वायु के सापेक्ष जल है ना, तो वायु किस क्या होती है, एयर होती है, यानी कि AN। जल क्या है, वाटर है, तो W। ठीक है, अब यहां पर भी एयर है तो AN। कांच क्या है, गिलास है ना, तो G कर देंगे हम लोग, ANG। और यहाँ पर हो गया ऊपर में ANW। और दोनों का जो है क्रमशः दिया गया है 1/3 और इसमें दिया गया है 1/2। ठीक है, तो सवाल में पूछा क्या गया है हमसे, कांच जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही तो पूछा गया है। ठीक है, अब देखो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अधिकतर लोग गलत कर जाते हैं। कैसे, उन्होंने देखा कि वायु है, एयर है, जल है, वाटर है। ठीक है, इस तरीके से इसे भी लिख देंगे, तो जल लिख देंगे वो लोग वाटर WN और कांच लिख देंगे G। लेकिन ये क्या है, पूरा गलत हो जाता है। ये तरीका हमारा क्या है, गलत हो जाता है। ऐसे तरीके से हमें नहीं करना है। हमें थोड़ा समझना है कि हमने जो हिंदी लिखी है वो हिंदी हमारी शुद्ध वर्तनी में है, शुद्ध तरीके से है।
या गड़बड़ है। यहाँ पर देखो वायु के बाद के लिख के आया, तभी हमने वायु को पहले लिखा है। तो हमेशा आपको एक ट्रिक याद रखनी है, हमेशा एक ट्रिक या समझ लो एक बात याद रखनी है आपको दिमाग में कि जिस शब्द के बाद के लिखा हो उसे पहले लिखना है, ठीक है। यानी कि देखो के किसके पहले लिखा था, वायु के पहले लिखा था, तो वायु को लिखना है। के इसमें क्या लिखा है, कांच के पहले लिखा है, मतलब कांच के बाद आया है ना, कांच के इर्द गिर्द आया है, तो कांच को पहले लिखेंगे। यानी कि जी पहले आएगा, इसमें एन आएगा, फिर वाटर आएगा, GNW, इसका मान निकालना है हमें, राइट। तो जब GNW का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग GNW। अब देखो इसमें भी मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक और बता देता हूँ। जब जैसे ही GNW लिखेंगे हम लोग, तो अब सवाल में हमें याद रखना है, सवाल में हमसे पूछा क्या गया था, जल का कांच के सापेक्ष, सबसे पहले जल को बोल दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल वाली। या तो एक काम करना, आप पीछे से नंबरिंग करना कि यहाँ ये वाला पहला लिखेंगे, ये वाले दूसरे नंबर पर बटे में लिखेंगे। तो ANW होगा ऊपर, यानी कि W वाली पहले आएगी, और ANG होगा बाद में, ये आएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो ANW का मान कितना है, 1/3 है, ANG का मान 1/2 है, ठीक है। अब बीच का गुणा और बाहर की संख्या का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो आपका अपवर्तनांक जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से आप रिवीजन कर लेना है इसको, ठीक है। अगले वीडियो में थोड़ा और भी इससे टिपिकल सवाल लिए जाएंगे, सारे थोड़े कठिन सवाल लिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ, और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जहाँ तक आप शेयर कर सको वहाँ तक शेयर करना है। आज जीभ थोड़ी फंसी रही है, पता नहीं क्यों, अच्छा खाना खाया था और फिर फंसने लगी है। होली का टाइम है, थोड़े अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छे व्यंजन पकवान मिलेंगे खाने को, तो जीभ भी थोड़ी फिसलती है, क्या कर दें, जीभ तो मांस की है ना। ठीक है, तो आप बने रहना अवतार अकेडमी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।